चलिए देखिए सभी लोग, जो लोग नए हैं वो सब ध्यान से देखा, ये जाना रिवाइज करते ही ठीक, दोहरावत है। और जे पुरान बहु तो समझी ठीक, एक को पॉइंट छूटी ना। बैठा तो हम लोग जल्दी से, तो हम लोग बैठा, लेकिन एक बार फिर नया चैप्टर पढ़ाई ठीक ना। जो नहीं हिला तो हम लोग भुला ही था बार बार, जब पूछ या था तब पता नहीं कहाँ सेंस चला जाता है, बता ही ना पूछते को। एक नाते जौन है दोहराइए, देखा ध्यान से देखबे, एक को पॉइंट छूटी ना ठीक ना। हिंदी व्याकरण ठीक। देखिए वर्ड, वर्ड शब्द जो है व्रीय धातु से बना है। वर्ड शब्द किससे बना है? व्रीय धातु से बना है ठीक। वर्ड का अर्थ होता है रंग, रंग भेद जाति ठीक। रंग भेद जाति, ये अनेकार्थी शब्द है न। और वर्ण नाम जो है यास्क मुनि ने रखा है, यास्क मुनि। वर्ण नाम कौन रखा है? यास्क मुनि ने रखा है। वर्ण नाम यास्क मुनि ने रखा है। वर्ण शब्द व्रीय धातु से बना है ठीक। वर्ण का अर्थ होता है रंग भेद जाति ठीक। वर्ण माने अक्षर भी होता है ठीक। अक्षर, अब अक्षर किसे कहा जाता है? हाँ, जिसका क्षरण ना हो। इसलिए अक्षर जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ब्रह्मा का, ईश्वर का पर्यायवाची है ठीक। ईश्वर ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अक्षर दो शब्दों से मिलकर के बना है, आधन क्षर, आधन क्षर। आ माने नहीं, क्षर माने क्षरण हो, नष्ट हो ठीक। जो कभी नष्ट ना हो क्या है? अक्षर है ठीक। अब जिस शब्द में बताइए आ उपसर्ग जुड़ा होता है, कौन समास होता है? हाँ, अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन प्रमुख रूप से नए तत्पुरुष होता है। नए तत्पुरुष होता है। जिस समास में नए तत्पुरुष नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास ठीक। तो अक्षर में कौन समास है? नए तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास, दोनों समास है ठीक है ना। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो अक्षर दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अक्षर की परिभाषा होती है वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वर होता है, एक व्यंजन ठीक। स्वर जो है सूधन अर, सूधन अर मिलकर के बना है ठीक। इसमें कौन सी संधि है? यर संधि है ठीक। और व्यंजन जो है व्यम, व्यम धन जन मिलकर के बना है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है ठीक। व्यंजन में व्यंजन संधि है, अनुस्वार संधि है ठीक। लेकिन इसमें परस्वर संधि भी कहा जाता है ठीक। अब देखिए स्वर, स्वर कितने, स्वर की परिभाषा क्या होती है? वे वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं ठीक, जो आक्षरिक होते हैं, जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ड जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। अब स्वर की विशेषता देखिए, स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण। स्वर अल्प प्राण होते हैं। आप लोग बैठिए जल्दी से, इतना विलम्ब आ रहे हैं। स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। स्वर जो है सघोष, स्वर सघोष होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। स्वर आक्षरिक होते हैं। स्वर आक्षरिक होते हैं ठीक। स्वर आक्षरिक होते हैं। ये चारों विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है ठीक। इसमें से ये जो दो विशेषता है, इनमें से आपके एग्जाम में 100% एक या दो प्रश्न मिल जाता है ठीक। देखिए अल्प प्राण, स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं ठीक। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं, सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। आक्षरिक में कौन प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। आक्षरिक में कौन प्रत्यय है? इक प्रत्यय। इक प्रत्यय की विशेषता आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ववर्ती ह्रस्व में वृद्धि कर देता है।
लोक धन इक बराबर क्या होगा? लौकिक। लोक धन इक बराबर लौकिक। ठीक। भूत धन इक बराबर भौतिक। ठीक। रसायन धन इक बराबर रासायनिक। समाज धन इक बराबर सामाजिक। ठीक। तो तुरंत आक मात्रा बढ़ जाता है। ठीक। चलिए, आक्षरिक मतलब समझ में आया ना? जिसका कभी क्षरण नहीं होता, स्वर कभी नष्ट नहीं होता। ठीक। अब स्वर के भेद देखिए। स्वर के भेद कितने होते हैं? चलिए बताइए, स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। एक ह्रस्व स्वर, हाँ ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व या मूल स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4। देखिए, आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। ठीक। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ओ और औ। इसमें देखिए, ये चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये चारों कौन से स्वर कहलाते हैं? संयुक्त। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त स्वरों की संख्या 4। अब इसमें बताइए, इनमें किनका ह्रस्व स्वर नहीं होता है? किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता? जैसे बड़ा ऊ का ह्रस्व छोटा ऊ होता है, बड़ी ई का ह्रस्व छोटी ई, बड़ा आ का छोटा। तो तई इसमें किसका ह्रस्व नहीं होता? तो ए, ऐ, ओ, औ का कभी ह्रस्व नहीं होता है। ए, ऐ, ओ, औ का कभी ह्रस्व नहीं होता है। इसमें बताइए, उदासीन स्वर किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, उदासीन स्वर। हाँ, उदासीन स्वर किसे कहा जाता है? छोटा आ को। छोटा आ को क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर। ठीक। इसमें किस स्वर का वृद्धि नहीं होता है? किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है? वृद्धि मतलब दीर्घ। ठीक। किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है? तो री का दीर्घ नहीं माना जाता है। ठीक। ऐसा समझिए, हमारे हिंदी में, संस्कृत में तो पहले होता है, वैदिक संस्कृत में। ठीक। री का वृद्धि यानी कि री का दीर्घ नहीं होता है। इस तरह पूछ ले कि किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है? तो री का। ठीक। इसमें तो विलुप्त स्वर कौन है? विलुप्त स्वर जो है लिरी है। विलुप्त स्वर कौन है? लिरी। संधि में आपको देखने को मिलेगा। ठीक। ये विलुप्त स्वर है। ठीक। विलुप्त स्वर कौन है? लिरी। आगत स्वर कौन है? डॉक्टर वाला। ठीक। हाँ, ये आगत स्वर है। ठीक। ये विदेशी, इसका नाम देखिए इतना है, विदेशी स्वर कहा जाएगा तब बड़ा। विदेशी स्वर कौन है? डॉक्टर वाला। ठीक। आगत स्वर कौन है? डॉक्टर वाला आ। ठीक। रोमन स्वर कौन है? डॉक्टर वाला। ये रोमन मतलब रोम से आया है। ठीक ना? तो ये रोमन स्वर है, ये आगत स्वर है, ये विदेशी स्वर है। ऐसा समझ कि नहीं? ये समझ में आया पूरा? स्वर आपके समझ में आ गया ना? तो स्वर की कितने भेद होते हैं? 3। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व की कितनी मात्राएं होती हैं? 1। दीर्घ की 2। प्लुत की 3 या 3 से अधिक। ठीक। एक मात्रो भवेत ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुत गेयो, व्यंजनम अर्ध मात्रिकम। ठीक है ना? व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधा। ठीक। प्लुत की कितनी मात्रा होती है? 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक। दीर्घ की कितनी होती है? 2। और ह्रस्व की कितनी मात्राएं होती हैं? 1। ठीक ना? ये समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसमें जो छोटा आ होता है ना, इसकी मात्रा उसी में छिपी रहती है, दिखाई नहीं देती है। चलिए, स्वर समझ में आया? अब बताइए, कुल कितने स्वर हैं? तो 4 और 7 कितना होता है? 11। कुल कितने स्वर हैं? 11। कुल स्वर 11 है। ठीक। अब देखिए, इसके बाद अयोगवा है। अयोगवा। अंक और आह क्या है? हाँ, अंक और आह, यह अयोगवाह है। अयोगवाह में देखिए कै शब्द हैं? ठीक। एक छोटा आ है प्लस
योग है, फिर वाह है। ठीक, वाह माने वाहन करना, साथ साथ चलना, योग माने जुड़ करके। ठीक, जिसको आ माने नहीं, जो सबके साथ तो चलता है लेकिन किसी में जोड़ा नहीं जाता है। तो किस में, ना तो इसको स्वर में जोड़ा जाता है ना व्यंजन में जोड़ा जाता है, फिर भी ये व्यंजन के भी साथ चल लेता है और स्वर के भी साथ चल लेता है। ऐसा कि नहीं। अब इन्हें स्वर के बाद क्यों रखा गया है? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर से शुरू होता है और व्यंजन से खत्म होता है। जैसे आप अंक कहेंगे तो आ से शुरू हो रहा कि नहीं, और का से खत्म। आह करेंगे, आह कहेंगे तब आ से शुरू हो रहा, हा से खत्म। इसीलिए इन्हें स्वर के बाद रखा गया है। लेकिन जब व्यंजन आप पढ़ेंगे, का कहिए तो व्यंजन से शुरू हो रहा है, स्वर से खत्म। ठीक ना, समझ में आ रहा कि नहीं। इसीलिए इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच में रखा गया है, यानी कि व्यंजन से पहले और स्वर के बाद। तो अयोग वाक्य कितने हैं? 2। अयोग वाक्य कितने होते हैं? 2। लेकिन यही संस्कृत में अगर अयोग वाक्य पूछ ले, संस्कृत में अयोग वाक्य कितने होते हैं? तो 4। संस्कृत में कितने अयोग वाक्य होते हैं? 4। एक जो है 1 2 ये हो गया, इसका नाम जो है अनुस्वार, ये विसर्ग हो गया। ठीक, इसके बाद जो है का और खा, का और खा है, एक पा और फा, इस तरह। ठीक, इसका नाम उपधमानीय है, इसका नाम जिह्वा मूलीय है। ठीक, ये जिह्वा मूलीय है, जिह्वा मूलीय, यह जिह्वा मूलीय है। यह जो है उपधमानीय, उपधमानीय है। ठीक, उपधमानीय। तो उपधमानीय 1 हो गया, जिह्वा मूली 2, विसर्ग 3, अनुस्वार 4। संस्कृत में कितने अयोग वाक्य होते हैं? 4, लेकिन हिंदी में 2। ठीक ना। चलिए आगे देखिए, व्यंजन जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, फिर नया चैप्टर तुम पढ़ेंगे। ठीक, व्यंजन वे अक्षर होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वे अक्षर होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन का सबसे पहले स्पर्श, स्पर्श, फिर अंतस्थ, फिर अंतस्थ। अंतस्थ में कौन समास है? अंतस्थ में कौन समास है? अंतस्थ में कौन समास है? सौरभ, अंतस्थ में कौन समास है? देखिए कितने लोग बता पाते हैं। अंतस्थ में अलूक तत्पुरुष समास है। अंतस्थ में कौन समास है? अलूक तत्पुरुष समास है। ठीक, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म के बाद हाँ द्विगुण या उच्छिप्त, दोनों एक ही का नाम है। ठीक, द्विगुण या उच्छिप्त, उच्छिप्त। और एक कौन है? संयुक्त, संयुक्त। ठीक ना, संयुक्त है। अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ की 4, ऊष्म की 4, द्विगुण या उच्छिप्त की 2, संयुक्त की 4। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक, का से माँ तक। ठीक ना, का से माँ तक है। अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा, ला। ठीक, या, वा, रा, ला, ये संस्कृत के हिसाब से है। ठीक, जबकि हिंदी में यारा लावा लिखा रहता है। ठीक, लेकिन संस्कृत वैज्ञानिक भाषा एक प्रकार से। ठीक, उस व्यंजन भी 4 हैं। सा, ये कौन सा सा है? तालव्य सा। ठीक, और ये कौन सा है? मूर्धा सा, ये दंती सा और हा। ठीक, द्विगुण में है डा और ढा। ये अच्छा, द्विगुण माने क्या होता है? गुण माने आकार, द्वि माने दूसरा। ठीक, ये दूसरा आकार है किसका? डा और ढा का। ठीक, उच्छिप्त माने क्या होता है? जिस अक्षर को हमारी जिह्वा लुढ़क करके झटके से उच्चारण करती है उसे उच्छिप्त कहा जाता है। उच्छिप्त माने होता है फेंकना। ठीक ना, तो इसीलिए डाढ़ा, जैसे अभी पढ़िए आप आजमगढ़, ठीक, चंडीगढ़, सड़क, समझे कि नहीं। और ये ऐसे अक्षर होते हैं
जो किसी शब्द के बीच में या अंत में तो आ सकते हैं, लेकिन किसी शब्द के शुरू में नहीं आते। ये ऐसे अक्षर होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं, किसी शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। ठीक, संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4। तो एक छा है, छ, ठीक, छा है, त्रा है, ज्ञा है और स्रा है। छा किसके योग से बना है? चलिए बताइए। का और सा। का पे हलंत रहेगा कि सा पे रहेगा? का पे। ठीक, त्रा किससे बना है? ता और रा। ज्ञा किससे बना है? जा और या। स्रा किससे बना है? सा और रा, सा और रा। ठीक, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक, उच्छिष्ट भी आप जान गए, उसमें अंतस्थ। पहले अब यहाँ देखिए स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25, का से मा तक। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो मुख के किसी न किसी हिस्से को जरूर स्पर्श करते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये वाला पूछा जा चुका है। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, ठीक ना, या ऊष्म और स्पर्श के बीच में स्थित होते हैं। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। इन अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ई से या बनता है, ई से या, ऊ से वा और री से रा, री से रा और लिरी से ला, लिरी से ला बनता है। ठीक, लिरी से ला बनता है। ये देखिए, जब इनका जो है विच्छेद, शब्दों का विच्छेद होता है तब स्वर में बदल जाते हैं, और जब संयोग होता है तब व्यंजन में बदल जाते हैं। इसीलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। तो अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? 4। ठीक, और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन ही अर्धस्वर हैं, ठीक ना। लेकिन सबसे ज़्यादा यह वाला पूछा गया है। और अंग्रेजी में भी देखेंगे अर्धस्वर किसको कहा जाता है? वाई को। अभी देखिए, आपको मान लीजिए लिखना है क्राई, क्राई लिखना है तो CRY, CRY हो जाता है कि नहीं? वाई जो है आई का स्थान निभाया कि नहीं? ठीक, और लेकिन याक लिखना है तो YAK। तो यही देखिए, वाई एक बार व्यंजन बन गया और यही वाई एक बार स्वर बन गया, ठीक ना। तो अंग्रेजी में भी जो है इसको सेमी वावेल, ठीक, सेमी वावेल अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक, अर्धस्वर कहा जाता है वाई को। उसी तरह हिंदी में या वा राला अर्धस्वर है, ठीक ना। चलिए, आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए आगे आगत व्यंजन कितने हैं? आगत व्यंजन इसी तरह भूलते हैं। आगत व्यंजन देखिए ये हैं का, खा, गा, जा और फा। ये आगत व्यंजन है। आगत व्यंजन कितने हैं? 5। आगत व्यंजन कितने हैं? 5। यही जो है आगत व्यंजन है। ठीक, आगत व्यंजन कितने हैं? 5। 5 आगत व्यंजन हैं। ठीक, का, खा, गा, जा, फा। ठीक, आगे बताइए अर्धस्वर कितने हैं? तो 4। अर्धस्वर कितने हैं? 4। ठीक, आगत व्यंजन कितने हैं? 5। आगत स्वर कितने हैं? 1। ठीक, बड़ा। इसके बाद देखिए, जैसे ये लिखा गया है कुत्ता, कुत्ता लिखा गया है ना। कुत्ता में ता कैसा अक्षर है? द्वित्व व्यंजन। कैसा अक्षर है? द्वित्व अक्षर है। द्वित्व अक्षर है या द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ठीक, जैसे लिख दिया जाए पिल्ला, पिल्ला में ला कैसा अक्षर है? द्वित्व। ठीक, दिल्ली, दिल्ली लिख दिया जाए तो दिल्ली में ला कैसा है? द्वित्व है। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो ये सब आप लोग जान ही गए। ठीक, चलिए अब इतना हिंदी में रहने दे रहे हैं। अब आप लोग संविधान पूछ रहे हैं। ठीक, संविधान जो है अब हिंदी में इसके आगे कल। ठीक, संविधान देखिए, बताइए जल्दी जल्दी। तो